हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग्स अल्फा और बीटा रिसेप्टार जो हैं, ये किसके रिसेप्टार हैं? ये एड्रीनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टार हैं, यानी कि कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, है ना। यही पढ़ा है हमने कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अल्फा और बीटा रिसेप्टार है जो इनके एक्शन को बढ़ाती हैं। वो कौन सी ड्रग कहलाती हैं? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। कौन सी? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग या फिर एड्रीनर्जिक ड्रग। ठीक है। अब जो इनके एक्शन को कम करेगी, यानी कि कम करेगी, वो कौन सी कहलाएगी? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग या फिर सिंपैथोलाइटिक ड्रग। ठीक है, सिंपैथोलाइटिक ड्रग। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो सबसे पहले आती है कौन सी? अल्फा ब्लॉकर्स, यानी कि अल्फा जो रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करने वाली ड्रग कौन कौन सी होती है? देखो, अल्फा भी दो टाइप का होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है। जो अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी उसके अंदर आती है कौन सी? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टामसुलोसिन। ये सब की सब क्या है कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होके और वहाँ पे ब्लॉक करती हैं एक्शन को। क्योंकि जो अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर इनका काम क्या होता है? जो ब्लड वेसल है इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम होता है। अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं इनका काम सिर्फ सिर्फ अभी इतना कॉन्सेप्ट सुनना है कि जो अल्फा रिसेप्टर है उसका काम किसका होता है? कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है। लेकिन जब हमने अल्फा ब्लॉकर दे दिए तो अब अल्फा रिसेप्टर क्या करेगा? अब ये कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या करेगा? डायलेशन, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था अब वो डायलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो हैं वो क्या करते हैं, या टोटली देखें अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? ये करते हैं ब्लड वेसल को डायलेट। क्या करते हैं? ब्लड वेसल को डायलेट। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अल्फा ब्लॉकर ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करते हैं, जबकि जो अल्फा एगोनिस्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और जब हमने अल्फा ब्लॉकर दे दिए, अब अल्फा का एक्शन हो गया ब्लॉक, कॉन्ट्रैक्शन हो गया खत्म, अब होगा डायलेशन। ठीक है। इसलिए अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं? डायलेशन। और ये जो ड्रग हैं, ये अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 2 ब्लॉकर, योहिम्बाइन, ये सारी की सारी ड्रग ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करती है। ब्लड वेसल को देखो जब डायलेट करेगी तो क्या होगा? जो बीपी है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से बीपी बढ़ता है। और प्रॉब्लम कौन सी होती है? हाइपर टेंशन की। अब बीपी लो हो गया तो उसको बोलते हैं क्या? हाइपोटेंशन। ठीक है। इसलिए जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं इनका काम किस में आएगा? हाइपरटेंशन के अंदर। देखो, हाइपरटेंशन में प्राजोसिन और टेराजोसिन इनका यूज़ है। यूजेस की बात करें, फियोक्रोमासाइटोमा लेबिटालोल एक ड्रग होती है। ये अल्फा प्लस बीटा दोनों रिसेप्टर ब्लॉकर है ये, और इसका काम फियोक्रोमासाइटोमा के अंदर आएगा। कैसे? फियोक्रोमासाइटोमा क्या होता है अगर इसको देखें तो, जो हमारी किडनी है, इस तरीके से हमारी किडनी है, इसके ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसका जो एड्रिनल मेडुला का पार्ट है उससे रेनिन जो है वो रिलीज होता है ज़्यादा अमाउंट में। रेनिन जब ज़्यादा रिलीज होगा तो बीपी को बढ़ाएगा, बीपी बढ़ेगा। इसलिए उसमें बीपी को कंट्रोल करने वाली ड्रग लिबिटालोल काम आती है। और ये जो फियोक्रोमासाइटोमा है ये एड्रिनल मेडुला का कैंसर होता है। इसके अंदर रेनिन का रिलीज ज़्यादा होने से नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन इनका रिलीज ज़्यादा होगा। ठीक है। इसलिए बीपी भी बढ़ेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग काम में ली जाएगी वो ये लेबिटालोल ड्रग इसके अंदर काम में ली जाएगी। फियोक्रोमासाइटोमा एक कैंसर है एड्रिनल मेडुला का, जो कि देखा जाए तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कैटाकोलामाइंस की वजह से होता है। ये कैटाकोलामाइन है, इनका सिक्रेशन बढ़ने की वजह से। ठीक है। बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ये हमने पहले की क्लास में भी डिस्कस किया है। जो मेल हैं उनके जो ग्लैंड है वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है, उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो उसका साइज बढ़ जाता है और उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी दी जाती है इसमें? टामसुलोसिन। जो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो अल्फा 1 ए प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 ए। कोई पूछे टामसुलोसिन का काम क्या है तो बीपीएच में काम है। कैसे काम करती है? तो अल्फा 1 ए रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक है। अल्फा 1 ए रिसेप्टर को ब्लॉक करके बीपीएच के अंदर ये काम आती है। ये सभी यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स हैं और इनका सबका अपना अपना काम है जो कि याद रखना है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमने डिस्कस कर लिए अल्फा 1 ब्लॉकर।
अल्फा 2 ब्लॉकर। अब ये हैं नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव में देखो एल्काइल एमीन, जिसके अंदर नाम याद रखना है फिनोक्सीबेंजामाइन, एल्काइल एमीन कैटेगरी में आता है, ये भी नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है। यानी कि नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, ये अल्फा 1 को या 2 को किसी को भी कर सकते, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अर्गट डेरिवेटिव अर्गोटामाइन, अर्गोटॉक्सिन प्लांट है ये, इससे यहाँ पे ऑब्टेन होती है। और इमिडाजोलिन्स, जिसके अंदर आती है फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन, जो अपन ने बीपीएच पढ़ी थी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसके अंदर ड्रग कौन सी काम में आ रही थी, टामसुलोसिन ड्रग काम में ले रहे थे, लेकिन ऑप्शन में अगर फेंटोलामाइन आएगा तो फेंटोलामाइन भी यही काम करती है जो टामसुलोसिन करती है, ठीक है। लेकिन ये बस नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी में आती है। और इसका केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो इमिडाजोलिन्स कैटेगरी में है ये, किसमें, इमिडाजोलिन्स कैटेगरी में। इमिडाजोलिन्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हमें इमिडाजोल पता होना चाहिए इमिडाजोलिन्स के लिए। इमिडाजोलिन्स यानी इमिडाजोल जो है ये रिंग होती है आपकी इमिडाजोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इमिडाजोल, ठीक है। लेकिन जब हम इसी के अंदर मान लो ये यहाँ पे 2 बॉन्ड हमने इमिडाजोल में लगाए थे, ठीक है। अब हमने इसका 1 बॉन्ड यहाँ लगाया है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन 1 बॉन्ड की जगह, मान लो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा के और इधर एच कर देती हूँ तो ये वापस इमिडाजोल बन जाएगा। अब जब 1 बॉन्ड है तो ये क्या बनेगा, इमिडाजोलिन, ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर में अगर एक भी बॉन्ड ना लगाएं तो अब ये क्या बन जाएगी, इमिडाजोलिडीन, क्या बन जाएगी, इमिडाजोलिडीन। तो इनका ये इस तरीके से इनको याद रखना है। इमिडाजोलिन में फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन ये यहाँ पे काम आती हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स, नेजल कंजेशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। कैसे नेजल कंजेशन में कैसे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अल्फा रिसेप्टर जो काम किस में करते हैं, जब हमें नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, अल्फा एगोनिस्ट जो ड्रग होती हैं वो काम करती हैं नेजल कंजेशन के अंदर, और वो क्या करती है, नेजल डीकंजेस्टेंट करती हैं। क्योंकि जब हमें जुकाम लगती है तो उसमें क्या हो जाता है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, नाक की, किसकी, नाक की, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो स्वेलिंग है इसको कम करने के लिए यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर काम में लेते हैं, और ये इसको क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे ये स्वेलिंग जो है यहाँ पे स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है और नेजल जो है कंजेशन प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे सॉरी नेजल डीकंजेशन प्रॉपर हो जाता है। अब यहाँ पे जब हमने काम में ली कौन सी, अल्फा ब्लॉकर्स काम में ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे अल्फा का काम क्या था, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन जब अल्फा ब्लॉकर दे दी तो अब ये क्या करेगी, डायलेट, जिससे कि जुकाम लगने की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट कैसे है, क्योंकि ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स जो हैं उनको क्या करती है, जो ब्लॉकर्स अल्फा ब्लॉकर्स वो ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा जब डायलेट कर देंगे तो जो बीपी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे बीपी लो हो जाएगा, तो इसलिए उसको बोला क्या, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। इसके अंदर ये काम में आती हैं, ठीक है। यूजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, बीपीएच, फियोक्रोमासाइटोमा और हाइपरटेंशन इनके अंदर काम में आएगी। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर, पेरीफेरल वेस्क्यूलर डिजीज, पेरीफेरल वेस्क्यूलर डिजीज, इसके अंदर भी अल्फा ब्लॉकर्स काम में कैसे आएंगे, क्योंकि ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, इसलिए अल्फा ब्लॉकर्स इनके अंदर काम करेंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर बात करें तो ब्लड वेसल पे ये भी बताया मैंने, वैसोडाइलेशन का काम करती है, और ये मेल के इजाकुलेशन फंक्शन से इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे जो टेस्टिस होती हैं इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म बनते हैं, ड्यूरिंग इजैकुलेशन ये बाहर आते हैं, और ये बाहर आएंगे तो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस, इस चीज़ को बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो अल्फा ब्लॉकर जब दे दी तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है। ये डिस्कस किया हमने अल्फा ब्लॉकर्स। अब बात करते हैं हम किसकी, बीटा ब्लॉकर की। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर देखो, बीटा रिसेप्टर भी 2 तरीके के होते हैं, सॉरी 3 तरीके के। बीटा 1 जो कि कहाँ काम करते हैं, हार्ट में और किडनी के जेजी सेल्स में, जक्स्टा ग्लैमुलर सेल्स में। बीटा टू काम करते हैं स्मूथ मसल पे, जैसे कि लंग्स की हो गई, यूरिनरी ब्लैडर की हो गई, इस तरीके से, ठीक है। और बीटा 3 एडिपोज टिश्यू में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीटा 1 ब्लॉकर्स की, जो कि बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। उसके अंदर आती है एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, इस्मोलोल, बीटाक्सोलोल, ये इसके अंदर आती हैं। देखो इंपॉर्टेंट ड्रग है एटिनोलोल, और मीटोप्रोलोल भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है। कौन सी, मीटोप्रोलोल, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। और जो बीटा 2 ब्लॉकर है इसके अंदर ब्यूटोक्सामाइन है, ये बीटा 2 को ब्लॉक करती है, इसका कोई वैसा खास फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता।
नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स यानी कि जो इधर बीटा 1 को भी ब्लॉक कर सकती है, बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकती है। उसके अंदर आती है आपकी प्रोप्रानोलोल, सोटालोल, टिमोलोल, पिंडोलोल, एसिब्यूटोल, सेलिप्रोलोल। ये सब क्या है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स भी देखो डिटेल में पढ़े तो दो तरीके के होते हैं। एक तो प्योर एंटागोनिस्ट, इसकी देखो कैटेगरी बनाऊं अगर मैं ए और बी करके, तो सबसे पहले जो बनेगी वो है प्योर एंटागोनिस्ट, यानी कि जो बीटा के एक्शन को ब्लॉक ही करेंगे, आइदर बीटा 1 को करें या 2 को करें। तो उसके अंदर प्योर एंटागोनिस्ट में कौन सी आएंगी, प्योर एंटागोनिस्ट में आती है आपके प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल, सोटालोल, ठीक है, टिमोलोल और लीवोब्यूनोलोल, लीवोब्यूनोलोल। ये यहाँ पे सबकी सब क्या है, ये प्योर एंटागोनिस्ट होती है बीटा की, बीटा रिसेप्टर की, ठीक है। सोटालोल जो है ये यहाँ पे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव की ड्रग है। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि सल्फोनामाइड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, SO2NH2, ठीक है। टिमोलोल, टिमोलोल ड्रग क्या काम करती है, टिमोलोल आई ड्रॉप में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है टिमोलोल, ठीक है। इसके बाद देखें तो बीटा हमने क्या पढ़े, ए में प्योर एंटागोनिस्ट। अगर बी पॉइंट की बात करें तो दूसरा होता है पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में कौन सी आएंगी, पिंडोलोल, सबसे पहले आएंगी पिंडोलोल, एसीब्यूटालोल, एसीब्यूटालोल और सेलिप्रोलोल, सेलिप्रोलोल। ये सब की सब क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये रिसेप्टर को बीटा को एक्टिवेट करती हैं, बीटा का एक्शन बढ़ाती हैं। अब आप कहेंगे कि बीटा का एक्शन बढ़ा रही हैं तो ये बीटा ब्लॉकर कैसे हो गई, तो ये ऐसे हो गई कि ये सिर्फ 50 मतलब बाय एजम्पशन अगर हम बात करें तो ओनली जैसे 50% ही ये एक्टिवेट करेंगी रिसेप्टर को। मान लो किसी पे बीटा रिसेप्टर पे कोई ने बीटा एगोनिस्ट ड्रग दी है, उसका 100% एक्शन आना था, मान लो एड्रेनालिन की बात करें 100% इसका एक्शन आना था, लेकिन हमने अब दे दी बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट अब इसके 100% एक्शन को कम कर देंगी, जो कि अब कितना आएगा 50। कुल मिला के इसका एक्शन तो क्या हो गया, कम हो गया ना, इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर दो टाइप के होते हैं, प्योर एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो उसके अंदर आती हैं देखो ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जब स्पेशली एटिनोलोल और मीटोप्रोलोल जैसी ड्रग हैं वो जब एक्ट करेंगी तो हार्ट के फंक्शन को क्या करेंगी, वो यहाँ पे ब्लॉक कर देंगी और हार्ट रेट, बीपी सब यहाँ पे कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम हो जाएगी तो उसको क्या बोला, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। कोल्ड हैंड एंड फीट, ये स्पेशली प्रोप्रानोल के साथ आता है। कोल्ड हैंड एंड फीट क्योंकि स्केलेटल मसल जो हैं इनके अंदर ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड हैंड और फीट जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी विद प्रोप्रानोलोल, ठीक है। तो ये क्या हुए, यहाँ पे साइड इफेक्ट हो गए बीटा ब्लॉकर्स के, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कोई डिजीज किसी को है तो उसके अंदर प्रोप्रानोल जैसी ड्रग नहीं देते। और अगर यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर देखो MAP, ये ड्रग इसके अस्थमा के अंदर किसी भी पेशेंट को नहीं देते। M से मोरफिन, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक ड्रग है, लेकिन फिर भी अस्थमा के पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि अस्थमा उससे और बढ़ जाएगा। एस्प्रिन, ये भी अस्थमा के पेशेंट को नहीं देंगे। और इसके अलावा पी से हमने पढ़ ली प्रोप्रानोल, ठीक है, ये भी अस्थमा के पेशेंट में अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स हैं ये, ठीक है। अगर हम बात करें यूजेज की, यूजेज में देखो हाइपरटेंशन एक यूज है, हाइपरटेंशन यानी बीपी के अंदर, बीपी के अंदर कौन कौन सी ड्रग काम में ली जाएंगी, बीपी बढ़ गया तो उसके अंदर बीटा 1 ब्लॉकर्स, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल जैसी ड्रग और प्रोप्रानोल भी काम में ले सकते हैं। लेकिन प्रोप्रानोल क्या काम, अस्थमा के अंदर जो पेशेंट है उसको काम में नहीं लेंगे, उसके लिए प्रोप्रानोल काम में नहीं आएगी, एटिनोलोल और मीटोप्रोलोल काम में आएगी, ठीक है। फियोक्रोमासाइटोमा हमने पढ़ा था, जो कि क्या होता है, एडिनल मेडुला का कैंसर होता है, एडिनल ग्लैंड का कैंसर होता है। लेबिटालोल इसके अंदर काम आती है, पहले भी डिस्कस करी है हमने। अरिदमिया, अरिदमिया क्या होता है, रिदम्स जब एबनॉर्मल हो जाती है, अरिदमिया के अंदर प्रोप्रानोल और सोटालोल जैसी ड्रग्स काम में लेंगे, ठीक है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में हमने अभी डिस्कस की थी कौन सी, टिमोलोल, जो कि बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर होती है और इसके अंदर ग्लूकोमा के अंदर ये काम में ले सकते हैं। या फिर बीटाक्सोलोल, कौन सी, बीटाक्सोलोल, ये सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, बीटा 1 कैटेगरी में है, ये भी इसके अंदर यहाँ पे काम में लेंगे, ठीक है। टिमोलोल और बीटाक्सोलोल दोनों ग्लूकोमा में काम में आएगी, लेकिन बीटाक्सोलोल बीटा 1 ब्लॉकर है, टिमोलोल कौन सी है, बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर है, जो कि ग्लूकोमा में काम में आएगी।
अब एक कैटेगरी और है छोटी सी, ये क्या है कि अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। ये क्या है, अल्फा और बीटा किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती है, अंदर 1 और 2, जिसके अंदर ड्रग काम में आती है लेबिटलोल और कार्विडिलोल। कौन सी, लेबिटलोल एंड कार्विडिलोल। लेबिटलोल हमने और किस में पढ़ी है अभी, फियोक्रोमासाइटोमा में, ठीक है। अगर ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन आता है फियोक्रोमासाइटोमा इज ट्रीटेड बाय, और आपको लिबिटलोल ऑप्शन में नहीं दिया है, तो और ऑप्शन में दिया है आपको कौन सा, फेंटोलामाइन, तो आपको फेंटोलामाइन पे टिक करना है। फेंटोलामाइन इसके अंदर काम आती है। ड्रग है कार्विडिलोल। कार्विडिलोल जो है यहाँ पे किसी को अगर CHF की प्रॉब्लम है, CHF की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर काम में आती है कार्विडिलोल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा ब्लॉकर या फिर पूछा जाता है कि एड्रिनर्जिक ब्लॉकर कौन सा CHF की प्रॉब्लम में काम में लिया जाता है। अब सभी सोचते हैं कि जब ऑलरेडी कार्डियक की प्रॉब्लम है तो उसको ब्लॉक करने का एक्शन कौन कर सकती है, तो उसमें कार्विडिलोल काम में आती है CHF के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स हमने डिस्कस किए, और ये एंटी एड्रिनर्जिक जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। और आज हमने कंप्लीट ANS जो पढ़ लिया है, हमने स्टार्टिंग से इसको 4-5 क्लास में से हमने देखा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ये 2 टाइप के थे, ANS और PNS। फिर हमने रिसेप्टार्स देखे, कोलिनर्जिक के मस्करेनिक होते हैं, निकोटिनिक होते हैं। एड्रिनर्जिक के अल्फा और बीटा, सबकी लोकेशन देखिए, कौन सा रिसेप्टार कहाँ होता है। कोलिनर्जिक ड्रग में जो हमने देखी कि कैसे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन सी होती हैं, फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती हैं, इसी तरीके से एड्रिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है, और आज देखिए हमने एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है, ठीक है। इन सबको ध्यान से पढ़ना, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।